अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नसीम ज़हरा साहबा की आर्जी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। लेकिन बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर बात करनी है। सबसे अहम तो यही है कि जिस वक्त मुल्क को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जो तबाही अब तक आ चुकी वो अलग, लेकिन आने वाले दिनों में हमें जो ज़रूरी अहदाफ हैं हमारे पूरे नहीं होंगे। बहुत हद तक नुकसान उससे भी होगा। क्या सिचुएशन होगी, क्या हालात बनेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे निमटना ज़रूरी है। तो हम उन बातों पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में माहिरीन से बात करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से निपटा जा सके। उसके अलावा सियासी सूरत हाल भी वैसी ही है, जैसी कुदरती आफात है वैसी ही यहाँ पर सियासी आफात भी आई रहती हैं। सियासी जमातें आपस में एक पेज पर नहीं नजर आती। खैर, ये तो माजी बईद और माजी करीब दोनों में हमने देखा है कि कभी भी सियासी जमातें एक पेज पर नहीं होती, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि सियासी अमल जारी रहे। और अब इस सियासी अमल से बाहर निकलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह से कि इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं बानी PTI की जानिब से मुख्तलिफ कामा कमेटियों की रुकनीत से और चेयरमैनशिप से। इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर जो इस्तीफ़े हैं वो 30 से ज़ायद सामने आ चुके हैं। कुछ स्पीकर को भिजवाए गए हैं, जबकि कुछ चीफ विप आमिर डोगर को भी जमा करवाए गए हैं। वजूहात क्या हैं और इससे किस हद तक फायदा या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमातों को, इस पर आज के प्रोग्राम में अब बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक बयान दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के हवाले से, जिस पर खुद उनकी पार्टी ही उनको बैक नहीं कर रही है, वो कह रहे हैं कि उनका ज़ाती बयान है। वज़ीर आला है, एक सूबे के एक अहम रहनुमा है, उनका जो बयान है उसे ज़ाती बयान करार दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से। तो इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमर साहब। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है जनाब शौकत बसरा साहब ने। मैं कमर साहब आपकी इजाजत से सर शौकत साहब से इसलिए शुरू करना चाहूंगा कि इस्तीफे देने का जो इनका फैसला है उस पर बाद में आपसे मैं राय लेता हूं कि यह फैसला इससे किस हद तक फर्क पड़ेगा। शौकत बसरा साहब, जो आप लोगों ने गलती में इसलिए कह रहा हूं कि बाद में तस्लीम खुद भी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, अपनी आपने असम्बलियां तोड़ी, खुद कौमी असम्बली से इस्तीफे दे के बाहर आए, अब फिर से वही चीज दोहराई जा रही है। एक प्रोसेस है, असम्बली जैसी भी है, असम्बली है वहां पर आवाम की नुमाइंदगी मौजूद है और आप उनसे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, प्रोसेस से बाहर निकल रहे हैं। इसका नुकसान तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा सर। देखिए, आज अडयाला जेल के सामने इमरान खान साहब की बहन अलीमा बीबी पे जो गुंडों और बदमाशों ने हमला किया है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वैसे तो यहाँ पे फातिमा जिन्ना को नहीं बख्शा गया, तो हमारी क्या हैसियत है। और मेरा ख्याल है जिन लोगों ने फातिमा जिन्ना पे हमला किया था आज वो भी किरदार हैं। और इमरान खान साहब पर हमला हो, अख्तर मेंगल साहब पर, महमूद अजगजई साहब पर, 26 नवंबर को हमारा कत्लेआम हो, 8 फरवरी को इलेक्शन चुराया गया हो, ये सब एक ही किरदार है। लेकिन ये क्या समझते हैं कि 3 साल इन्होंने जुल्म जबर बर्बरियत करके होगी बसरा साहब, बड़े ही इमरान खान साहब को झुकाने के लिए इसके जवाब में कहना चाहूंगा, अगर ये सर इस पर हम भी मजम्मत करते हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा पर जो अटैक हुआ, लेकिन सर अगर इसकी मजम्मत आप लोगों ने एहसन इकबाल पर होने वाले हमले, नवाज शरीफ पर जो जूता फेंका गया उसके वक्त, या ख्वाजा आसिफ पर जो स्याही फेंकी उस वक्त मजम्मत आप लोगों ने की होती सियासी अपने कोलीग समझकर और हलाशेरी ना दी होती, तो शायद सर ये वाकया आज ना पेश आता। उस वक्त भी गलत था और आज भी गलत है। जी बसरा साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं अगर अब मेरी बात का मुकम्मल जवाब ले लेते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। बिल्कुल हमला किसी पर भी हो, वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, जब आपका मुखालिफ आपकी माओ बहनों बेटियों तक पहुंच जाए तो ये समझ लें कि वो शिकस्त खुदा हो चुका है, वो हार चुका है। वैसे तो माए बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन ये उनके लिए होती हैं जिनमें कुछ शर्म हया और गैरत बाकी बची हो। तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, कमलिया धी ते धी हुंदी है, तेरी मेरी की हुंदी है। तो आज यकीन मानिए हमारा सर शर्म से झुक गया। जो फिस्तायत तहरीक इंसाफ के साथ जारी है, मेरे ख्याल में आज सर शर्म से झुक जाने चाहिए कि आज जब आपने देखा आप शिकस्त खा चुके हैं, आप हार चुके हैं, अब तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहे इमरान खान को और पार्टी को, और 90% लोग चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब आपने माओ बहनों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अच्छा, जहां तक आपने सैलाब की बात की, देखिए मैं ऑन ग्राउंड गया हूं और जाके मौके पे जाके सूरत हाल देखी है। सलमान अकरम राजा हमारे जनरल सेक्रेटरी है, इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम आया, उन्होंने कहा तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करके आप तमाम सैलाब ज़दगान की मदद करें। यकीन माने मैं सियालकोट भी गए हैं हम लोग, हम कसूर भी गए हैं, हाफजाबाद भी गए हैं, ननकाना भी गए हैं।
लोग बेयारो मददगार ठीक है। खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कोई उनका मदद करने वाला नहीं, टोटल एक टोपी ड्रामा हो रहा है। और अब भी हालत ये है, सिवाय फोटोशूट के ना आपके अद्वियात हैं, ना मवेशियों के लिए चारा है, ना लोगों के लिए खाने है, और पूरा पंजाब डूब चुका है। लाखों एकड़ अराजी तबाह हो चुकी है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, ठीक है। जानवर बेचारे इस वक्त भूख से मर रहे हैं, और बहुत सारे अच्छा एक बात सुन ले मेरी, और सबसे बढ़कर आप इनकी हाँ जी। जहनीत मुलाजा करें, जुल्म जबर बर्बरियत मुलाजा करें कि जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहां पे मदद देना चाहते हैं उनका बिल्कुल नहीं दे सकते। आप फोटो नहीं लगाएंगे, सर आप किसी की आपकी मदद नहीं कर तनकीद सकेंगे, बिल्कुल बकायदा सर लोग आंखों इनके पर, लिए लेकिन तब्दील सर कर आपकी जो दिया गया। साबिक पार्टी और है यहाँ पाकिस्तान तक पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो तारीफ कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ की, वज़ीर आला पंजाब की, कि वो बड़े इकदाम कर रही हैं। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जाहिर है ये बहुत अच्छा सवाल किया, ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तफसील से आपका मौक़िफ़ आ गया, कमर साहब को शामिल कर लेते हैं क्योंकि बड़ी देर से वो खामोश हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बसरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कमरुल इस्लाम साहब, सर दो बातें, एक तो ये कि जो आज जो हमला जो हुआ है अलीमा खान साहिबा पर, उसके हवाले से मैं आपका भी मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। मजम्मत हम भी ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कि उसमें थोड़ा सा लुकमा दिया था, अगर आप उससे आगे बात बढ़ाना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम सर। सेकेंडली, शौकत बसरा साहब के बकौल ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है जो सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से, कोई अमली तौर पर काम नहीं हो रहा, सिर्फ फोटो शूट हो रहे हैं और आप लोग आवाम की, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। शौकत बसरा साहब के अल्फाज में बयान कर रहा हूँ मैं सर, दोनों बातों पर आपका रिस्पॉन्स। ये मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस वक्त तो ये बड़ी कौमी खिदमत थी जब ख्वाजा आसिफ साहब के चेहरे पर स्याही फेंकी गई, उस वक्त ये मुकाफाते अमल था। आज ये बर्बरियत है। जब मियां नवाज शरीफ पर लाहौर में जूता फेंका गया तो उस वक्त तो बड़ी बगलें बजाई गई, बड़े ढोल बजाए गए और कहा गया कि अवाम ने आज अपना फैसला दे दिया और आज ये जो है वो जंगेजियत है। बहरहाल मैं अब किसी मेरे भाई हैं दोस्त एक तो यहाँ सर सिर्फ स्याही और जूते से बात आगे बढ़ के गोली मारी गई थी एहसन इकबाल साहब उस वक्त के वफाकी वजीर को। जी ये मैं फिर वही रेफरेंस दूंगा कि वो जब एक रकाबी उठा के तो जो है रकाबी एक होती थी, कैमरे 50 होते थे और एक हेलीकॉप्टर में इमदाद देने वाले जाते थे एहसास प्रोग्राम की, और दूसरे हेलीकॉप्टर में इमदाद लेने वाले, और वो हेलीकॉप्टर एक बड़ के दरख्त के करीब लैंड करता था और फिर उसके नीचे दी जाती थी। तब तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम था। और आज जब हुकूमत अपने तई, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, जितनी तबाही है, जितने लोग डिस्प्लेस हुए, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने एक्ट किया, और हुकूमत के साथ साथ मैं समझता हूं कि जो हमारी जिले इंतजामिया, और उनसे बहुत से शिकवे गिले हमें भी थे, लेकिन जिस तौर से उनको देखा कि कई अफसरान कई दिन से नहीं सोए, और मैं जाती तौर पे भी जिनको जानता हूँ, तो बहरहाल हर जगह पे मिक्स तो होता है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी कोशिश काविश हुकूमत की तरफ से की जा रही है बावजूद महदूद वसाइल के। अब इसको जो भी रंग दे दें, लेकिन वो तो कह रहे हैं बसरा साहब कि जो लोग मदद करना चाह रहे हैं, मुखय्यर हजरात भी सैलाब ज़दगान की, आप लोगों की गवर्नमेंट उनको मना कर रही है, इंतजामिया मना कर रही है, नहीं करने दे रही, ये भी इल्जाम लगाया उन्होंने। ये बिल्कुल ये बेबुनियाद है, और ये वही बात है कि आप कोई ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो अब क्या किया जाए? कोई वीजा इशू किए जाए उस जगह के कि जहां पर फिर, और या दावतनामे दिए जाएं जाके ज़िले अहदेदारों को कि जनाब आए, आप तशरीफ लाएं, रेड कार्पेट हुकूमत बिछाएगी और फिर वो इमदाद करें। इमदाद ओपन है, सारे इलाके के लोग जा रहे हैं। हमारे दोस्त जो हैं यहाँ से बुनेर तक पंजाब से मुख्तलिफ दोस्त गए और उन्होंने वहाँ जो कुछ बंद पड़ा और किया, और वहां से केपी से बहुत से जो हैं दोस्त लोग जो हैं वो यहाँ पे पंजाब पे कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल फिर वहां पे रह जाता है जो आपने इब्तिदा में किया था कि स्टैंडिंग कमेटीज की के साथ कंटिन्यू करना, तो हुकूमत को लेजिटिमेसी देना है, लेकिन जो असेंबली के साथ रहना जहां से अलाउंस मिलते हैं वो ठीक है। इस्तीफे इससे पहले इन्होंने पहले भी दिए थे बड़ा लंबा अरसा, और ये भी तारीख में फर्स्ट टाइम है कि रिजाइन देने के बाद जब कई महीनों कई सालों के बाद वापस आए तो वो तमाम अलाउंसेस और तनख्वाहें वसूल की,
जिस अरसे के तो लिए तनख्वाहें वो वसूल अपने की गई आप थी। को ठीक है सर, मुस्तफी ठीक है, इस पर कहते बात थे। करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं शौकत बसरा साहब से उनकी राय भी लूंगा। एक ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आपको। कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग नवाज से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने गुफ्तगू सुनी, कमरुल इस्लाम साहब ने जो फरमाया, अगर आप उस पर रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो मैं यू आर मोर देन वेलकम सर। लेकिन उसके साथ साथ ये बता दीजिएगा कि जो इस्तीफों की बात उन्होंने की, 2014 का उन्होंने रेफरेंस दिया है, आप लोगों ने इस्तीफे दिए, बाहर रहे असम्बलियों से, लेकिन फिर बाद में बहुत अरसे बाद वापस आए, तनख्वाहें भी वसूल की। क्या अब भी ऐसा ही होगा या अब आप लोगों का फैसला हतमी है? क्योंकि अभी तक आप लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, स्पीकर ऑफिस ने उन्हें मंजूर नहीं किया, तो अभी भी कोई ऑप्शन है, कोई सूरत निकल सकती है वापसी की? देखें जीशान भाई, हमने इस जाली और फ्रॉड निजाम को जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, अगर उसमें नवाज शरीफ जो खुद एक पार्टी का सरबराह है, अगर वो अपना इलेक्शन हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, हमने इस निजाम को पूरा मौका दिया कि हो सकता है सेंस प्रवेल करे। लेकिन आप देख लीजिए, इस निजाम के होते हुए हम पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, इमरान खान साहब पे जुल्म और टार्चर जेलों में बढ़ा दिया गया, आइसोलेशन में भेज दिया गया, हमारी माओ बहनों बेटियों को उठाया गया। इवन इस निजाम के अंदर रहते हुए हमारे लोगों को अगवा करके 26वीं तरमीम मंजूर कर ली गई। तो मुझे बताइए, तो हम इस जाली निजाम को क्यों इसको लिस्टमाइज करें? हमने बहुत सोच समझ के इमरान खान साहब ने फैसला किया है, ये पहली स्टेज है, किसी सूरत में इस्तीफे वापस नहीं होंगे कायमा कमेटियों से। और बल्कि खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है, तमाम ऑफिस, तमाम गाड़ियों की चाबियां, ये आपको 1-2 दिन में देखेंगे, तमाम लोग वापस कर देंगे जो कर दी गई हैं। दूसरी बात, हम लोग बहुत आपने देखा कि वो लोग जो हमारे आपने 8 फरवरी में हमारा 2/3 मेजोरिटी छीन ली, मखसूस सीटें छीन ली, उसके बाद रिकाउंटिंग में हमारे लोगों को हरवा दिया गया। फिर जो अभी भी सुकून नहीं आया, तो आपने हमारे लोग जो 1-1 लाख वोटों से जीते हुए थे उनको झूठे मुकदमात में आपने नाअहल करवा दिया। तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम इस निजाम को लिटिमाइज करें और निजाम का हिस्सा रहें? आप वो दिन इंतजार करें कि जब खान साहब ने अभी बाई इलेक्शन का बाइकआउट किया, कायमा कमेटियों से अलग हुए, बहुत जल्द हम इस जाली और फ्रॉड निजाम से, जिस तरह हम 2014 से निकले थे, बिल्कुल निकलेंगे। और किसी तौर पर इस फ्रॉड निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। चलाए ना, पहले भी आपने लेकिन बसरा साहब, निजाम चला दिया। क्या होगा सर? सवाल तो ये, आप निजाम से निकल आते हैं, पार्लियामेंट से निकल आते हैं, आप लोग वही फिर एहतजाजी सियासत अगर करते हैं, एहतजाज आप पहले भी कर चुके हैं, लॉन्ग मार्च आप पहले भी कर चुके हैं, धरने दे चुके हैं, सर हासिल कुछ नहीं हुआ। अब आपको कैसे लगता है कि इससे कुछ हासिल कर सकेंगे? मकसद क्या है सर इसका? जीशान, बहुत ही आपने अच्छा और उम्दा सवाल किया है। दुनिया को यह दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत चल रही है, अपोजिशन भी है, देखिए वहां पर तरामीम भी हो रही हैं, उनके पास कमेटीज भी हैं, अब वो इजलासों में भी आ रहे हैं। ये ढोंग रचाकर दुनिया को बताया जा रहा है, हालांकि दुनिया ने तो बता दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम जब इस निजाम के अंदर रहते हुए हमें दुनिया को बता के ये झूठा निजाम जी जमहूरियत है, और पाकिस्तान में आज मैंने बहुत बड़ी बड़ी आमरीत देखी है, ज़िया की आमरीत देखी है, मुशर्रफ की आमरीत देखी है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि आप हमारी माओ बहनों बेटियों को उठाया गया हो, घर तोड़े गए हों, कारोबार बंद किए गए हों। इमरान खान साहब की बेगम को सिर्फ इसलिए जेल में बंद किया गया है कि वो डील नहीं कर रही, उनको झुकाया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है। सो मेरे भाई, ठीक है, अगर हमें निजाम में रहते हुए कुछ नहीं मिल रहा, तो कम अज कम दुनिया को तो बताएं, अवाम को तो बताएं कि हम इस जाली निजाम का हिस्सा नहीं है। कर लें, ये आप भर लें। बिल्कुल ठीक है, फॉर्म 47 के नमूनों से असेंबलियां। कमरुल इस्लाम साहब, सर आपको एक्सपोज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरीके से असेंबलियों से बाहर आकर इस्तीफे देकर पूरी दुनिया को दिखा रही कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसका वो हिस्सा नहीं है। आप लोगों की जो है नेक नामी खतरे में पड़ गई है कमरुल इस्लाम साहब। ये बिल्कुल नेक नामी शदीद खतरात से दो चार है। मेरे भाई ने शर्म और हया के लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल किए। चलें, हम तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो जो शर्म जमीन फाड़ के निकलती थी और हया आसमान से बरसती थी उस गोगी फार्मूले में, पंजाब में और टीके फार्मूले में, हर बच्चा जानता है। जाली और फ्रॉड का लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल किया, तो असली देसी घी का मुरक्कब जो था वो उस जमाने का, वो सबको पता है बुजदार साहब के दौर में। लेकिन असल बात तो यह है कि ये जो अभी बात लेजिटिमेसी की कर रहे हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प है। यानी यही वो बात, वो दो अमली है, वो जो एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं
कि देखें असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी की वैसे चाबियां भी वापस नहीं हुई। एक दूसरे से सवालात पूछते हैं मेंबरान असेंबली में कि अच्छा भाई वो इस्तीफा तेरा एक्सेप्ट हुआ या मेरा हुआ, लेकिन अभी वो वापस नहीं हुई। लेकिन मुझे बताएं, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज की तो रेजिग्नेशंस दे दिए, लेकिन यहाँ पे तो अगर उसे रखते वो कमेटीज तो हुकूमत को लेजिटिमेसी मिलती, हुकूमत लोग दुनिया समझती कि यहाँ पे जमहूरियत है। लेकिन सेनेट में जो है वो मुकद्दस रवायात जो है वो वहां पर तो सेनेट में तो ये लेजिटिमेसी नहीं है। इसी तरह अब तो अगला स्टेप तो फिर ये साथ होना चाहिए था कि ये जो एक सूबे में और हुकूमत होती है किसी अपोजिशन की पार्टी की और मरकजी, और तो वो भी एक दुनिया में मैसेज देती है कि इस मुल्क में जमहूरियत है। तो वो तो मीठा मीठा जो है वो मौजूद है। और जैसे मैंने अभी इससे पहले 2014 की मिसाल दी थी कि उस वक्त भी यही हुआ था। तो वो मुझे से किसी ने सवाल किया था कि इस्तीफे, तो मैंने कहा था कोई पहली दफा दे रहे हैं। तो ये एक कदम आगे जाना, 2 कदम पीछे आना, अपने लोगों को कंफ्यूजन का शिकार करना, ये सारी चीजें जो हैं ये वो सियासी तौर पे मैं इसे गलती तो नहीं कहूंगा, जाहिर है वो बेहतर समझते हैं अपने। लेकिन आप देखें, मैं एक और इलेक्शन का इन्होंने बाइकआउट किया और प्ली क्या दे रहे हैं कि जी हमें इस सिस्टम पे बिलीफ नहीं है। यानी ये इलेक्शन कमीशन जो है, इस इलेक्शन लड़ना इलेक्शन कमीशन को लेजिटिमेट मानने के मुतरादिफ है। अच्छा, 15 नशिस्तों पे तो बिलीफ नहीं है। 16वीं इस्लामाबाद वाली जो है वो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करा रहा है, लाहौर वाली हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करा रहा है, लिहाजा वो वाली हम उस नशिस्त पे मुकाबला जरूर करेंगे। यानी ये जो आपस की दो अमली है, कहीं एक दलील अगर वो सारी चीजों पे फिट बैठती हो, वो लॉजिक पे पूरी उतरती हो, तो फिर तो कहा जाए कि चलें ठीक है। तो यही अभी मसला है। चूंकि कौमी असेंबली से वहां से अलाउंसेस और तनख्वाहें मिलती हैं तो वहां से तो नहीं, लेकिन कमेटीज की चूंकि एक्स्ट्रा सैलरी नहीं होती तो उस पे रेजिग्नेशन दे दिए। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी खुल के सामने आएंगी और उस पे लोग जो है वो आवाज उठाएंगे भी और तनकीद करेंगे। ठीक है, आवाज उठाएंगे इस पर। बिल्कुल ठीक है। कमरुल इस्लाम साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। सर, ब्रेक का वक्त है कि मैं आप दोनों शख्सियात का बोलूँगा, शौकत बसरा साहब और कमरुल इस्लाम साहब। आपने बड़ी तफसील से बात की सारे मामलात पर जो इस वक्त चल रहे हैं सियासी सूरत हाल को लेकर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि ये तबाही जो है हर आने वाले साल के साथ बढ़ क्यों रही है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और अब नाज़रीन उस मसले पर बात करते हैं जिसका हमारे मुल्क को, जिस खतरे का सामना ना सिर्फ अब से बल्कि कई बरसों से है, लेकिन इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। सैलाब तकरीबन हर बरस ही आता है, किसी न किसी सूरत में यहाँ पर तबाही फैलाता है और चला जाता है और हम हर साल उस पर वाविला करते हैं, अम्बात देखते हैं, लोगों के नुकसानात देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से कपड़े समेटते हुए, झाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर इंतजार करते हैं अगले साल का कि फिर से तबाही आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे सद्देबाब हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। मैं पहले आपको ये बता दूं कि अभी तक जो सैलाब से डूबने वाले शहरी हैं वो 49 इनकी तादाद हो चुकी है। ये पीडीएम की रिपोर्ट बता रही है और 3900 से ज्यादा मोजाजात मुतासिर हुए दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के रास्ते में और मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासिर हुए। ये इतना बड़ा फिगर है और ये बड़ा अलार्मिंग है, खतरे से खाली नहीं है। क्या वजूहात होती हैं, कैसे निपटा जा सकता है, तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात ज़ैनब नईम साहिबा और हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट नसीर मेमन साहब भी मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ डॉक्टर ज़ैनब साहिबा आपसे करना चाहूँगा, क्या वजह है कि हर साल एक तो बारिशें भी अब उनमें इजाफा होता जा रहा है, बढ़ती जा रही हैं। पहले होता था कि 4 मौसम होते थे, हमें पता होता था कौन से महीनों में बारिशें होंगी, कितनी होंगी, लेकिन अब अनप्रिडिक्टेबल हो गया है और बारिशें बढ़ रही हैं, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। वजूहात क्या है? मैं देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है जिसने ये सारी जो आपका वेदर साइकिल है इसको डिस्टर्ब करके रख दिया है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट का, एक्सपर्ट्स का पैनल है, उनकी 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज यानी कि दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है, जिसकी वजह से बारिशें शदीद होंगी, समंदर का पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और ये वेदर साइकिल शिफ्ट हो जाएगा, मानसून का पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा और उन इलाकों में भी शदीद बारिशें होंगी जहां पहले बारिशें बहुत कम होती हैं। तो वो हम उसकी मैनिफेस्टेशन अब देख रहे हैं। साउथ एशिया में, पाकिस्तान में इतनी
मानसून का स्पेल जो है वो अचानक दाखिल हो गया वक्त से पहले। और इसके अलावा जो टेम्परेचर है आपका वो 7 से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा जून में, और उसमें नमी हमने बहुत ज्यादा देखी, जो कि ये मौसम हम यूजुअली बरसात के बाद देखते थे। अभी इस नमी वाले मौसम की वजह से आपके ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघले हैं, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता लगा कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन उसको हमने अपनी मिसगवर्नेंस की वजह से, यानी जंगलात काट के दरियाओं के रास्ते में कंस्ट्रक्शन करके, उसकी वजह से डिजास्टर को मजीद बढ़ाया। और अभी जो साथ साथ हम फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लड के साथ साथ हम दरियाई सैलाब भी फेस कर रहे हैं, जो कि जाहिर है हमारे इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है, और उस पानी में रेत इतनी ज्यादा है कि वो आपकी ज़रई जमीन को तबाह कर रहा है। तो ये फूड इनसिक्योरिटी का मसला भी फ्यूल होता जा रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रिगर हो रहा है। और अभी आने वाले चंद दिनों में अगर लानीना शुरू हो गया, लानीना एक ऐसा प्रोसेस है समंदर पैसिफिक ओशन में कि उसकी वजह से ज्यादा बादल और बारिश वाले बादल साउथ एशिया की तरफ मूव कर जाते हैं। 55% प्रोबेबिलिटी है कि अगर लानीना शुरू हो गया तो सितंबर से नवंबर तक आपकी बारिशें मजीद हो सकती हैं, तो ये भी डिजास्टर को फ्यूल करेगा। अच्छा, ठीक है। मैं आपकी बातों से मैंने जो अंदाजा लगाया, कुदरती आफत से ज्यादा इंतजामी आफत है, हमने खुद दावत दी है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, इस पर बात करेंगे। नसीर मेमन साहब की तरफ चलते हैं। नसीर मेमन साहब, ये जो पानी आता है इसे यूज में भी लाया जा सकता था या नहीं अगर डैम बने होते? क्योंकि बहस तो खैर अलग है और हो भी रही है, बड़े अरसे से हो रही है कि अगर डैम्स होते तो शायद इतनी तबाही ना आती। आप जरा प्लीज इस पर रोशनी डालिएगा कि अगर डैम्स वाकई बने हों उस तरीके से, इस पानी को हम स्टोर कर सके, तो क्या ये मुमकिन है कि उतनी तबाही ना हो जितनी अब हो रही है? सर, ये जो इस वक्त पंजाब में तबाही देख रहे हैं ना, इसकी तो वजह ही डैम्स हैं। ये पानी कहां से आया है? इंडिया में से। अच्छा, इंडिया में भाखड़ा डैम 9 मिलियन एकड़ फुट का है। कितना बड़ा है? तरबेला से 1.5 गुना। वो भर गया, पलट भी गया। पोंग डैम है 7 मिलियन एकड़ फुट का है, तरबेला से बड़ा, वो भी भर गया, वो भी पलट गया। रंजीत सागर 2 मिलियन एकड़ फुट का रावी पे, वो भर के इतना पलटा कि माधोपुर बैरेज के दरवाजे उड़ा के ले गया। तो ये तो बर्बादी आई हमारे पास किसी डैम की वजह से। वो इंडियन साइड पे है। अब इंडियन साइड पे ध्यान में रखिएगा कि वहां टोपोग्राफी थी कि वहां पे अंग्रेज के दौर की ये डैम्स बन गए, उसके बाद नहीं बने वहां पे कोई नया डैम। डैम हर जगह बन नहीं सकता। जब ये पाकिस्तान में हमारी ये रिवर्स दाखिल होती है ना, चनाब, सतलुज और रावी की, तो आगे फिर प्लेन्स हैं पंजाब के, और प्लेन कहीं भी हो वहां पे डैम नहीं बनेगा। डैम को दो तरफ पहाड़ी चाहिए ताकि आप आगे से एम्बैंकमेंट देके पानी को रोक सके। तो इन तीनों दरियाओं के ऊपर 10 लाख, ये ध्यान में रखिएगा कि 10 लाख क्यूसेक था चनाब, छोटा मोटा सैलाब नहीं था। कादराबाद का बैरेज बचाने के लिए शिगाफ डालना पड़ा धमाका करके। तो अगर उससे हम 50-60 किलोमीटर नीचे 1 मिलियन एकड़ फीट का शाहजीवड़ा का डैम प्रोपोज था, मडरांजा का, वो ग्रीन चोलिस्तान वाला, मुझे बताइए कि जो कादराबाद का बैरेज बचाने के लिए हमें धमाका करना पड़ गया, तो 60 किलोमीटर नीचे उस डैम को कौन बचाता? जो छोटा सा 1 मिलियन एकड़ फीट का, वो भी अर्थ फिल होता क्योंकि प्लेन एरिया है। तो जनाब, इन तीनों रिवर्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मैं सिर्फ एक चीज अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूं, अगर ये भारत में डैम्स ना बने होते और पानी रवानी से बहता रहता जैसे आता है हर साल, वहां से ग्लेशियर पिघलते हैं, तो शायद इतनी तबाही ना होती और वो फ्लो के साथ बह रहा होता तो इतना ज्यादा पानी ना होता। क्या मैं आपकी बात से सही अंडरस्टैंड कर रहा हूं, सही समझ रहा हूं? मेरा एग्जैक्टली ये मौकिफ है कि अगर ये डैम्स ना होते तो पानी नेचुरल फ्लो के साथ बहता, ऊपर चढ़ता, ठीक है, थोड़ा सा नुकसान कर भी देता, लेकिन अपने वाटरवेज के अंदर होता। बिल्कुल ठीक है। मैं मेमन साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं। डॉक्टर ज़ैनब साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर ज़ैनब साहब, माहौलियाती तब्दीली आ रही है यकीनन, और बहुत हद तक जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है। दरख्त काटे जा रहे हैं, जंगलात को ज़ाया किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो किस तरीके से, क्योंकि ये जो अब प्रोसेस है रिवर्सल का या बेहतरी का, ये रातों रात तो हो नहीं सकता, जाहिर है। आप क्या रिकमेंड करती हैं, क्या सजेस्ट करती हैं कि हुकूमत को आज से कौन से इक़दामात शुरू करने चाहिए ताकि हम मुस्तकबिल की नस्लों को महफूज कर सकें? देखिए, इस वक्त हमें क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज फौरी तौर पे करना चाहिए। पूरे मुल्क का सामना है, सैलाब कोई एक जगह या एक सूबे में नहीं आता, और इसके साथ साथ हमें लोकली लेड अडेप्टेशन यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग करनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट की वल्नरेबिलिटी अलग होती है। अगर आपका लाहौर में दरियाई सैलाब वल्नरेबिलिटी है तो आपका चारसदा में नॉर्थ से आने वाला सैलाब वल्नरेबिलिटी है, फिर राजनपुर में आपका रोजपोई हिस्टोरेंट जो है वो वल्नरेबिलिटी है, वहां पे कम्युनिटीज को शामिल करके प्लानिंग की जाती है। इसके अलावा का जो ड्रेनेज सिस्टम है, हाउसिंग सोसाइटी से वो मंगाए, उस प्लान मंगा के देखें ड्रेनेज का उन्होंने कोई रास्ता रखा हुआ है। दरियाओं के ऊपर, फ्लड प्लेन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल मना होना चाहिए, नो बिल्ड जोन होनी चाहिए वो। और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि जो हमारे फॉरेस्ट
है, जो फॉरेस्टेड एरियाज है, हमें इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जोन बनाने की जरूरत है। स्पॉन सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है, मियावाकी फॉरेस्ट आप शहरों के गिर्द लगाते हैं ताकि नरम मिट्टी हो, जमीन पानी को जज्ब कर सके, वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन होती है। इसके साथ साथ आप फॉरेस्ट गवर्नेंस ऐसे लगाते हैं कि जंगलात कोई काट के जा ना सके, बच ना सके, सजाएं सख्त करते हैं। ये सब आपको अगर आज हम करते हैं तो आपको कुछ सालों बाद उसका फायदा देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आज हमने कर दिया तो कुछ महीनों बाद फिर मानसून आएगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आने वाले चंद सालों में बेहतरी की तरफ हम कदम रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक बड़ा तवील प्रोसेस है, लेकिन आज से आगाज करना होगा। डॉक्टर ज़ैनब साहब आप ये कह रही हैं। नसीम मेमन साहब, सर आपकी तरफ आ रहा हूं मैं, मुझे ये बताइएगा कि जब अंग्रेज़ के ज़माने में नहरें खोदी गई, अब सबसे बड़ा निज़ाम जो नहरी है वो यहाँ पर ही है, इसी खित्ते में ही है। क्या अगर आगे नहरें खोदी जाती हैं, कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाते हैं कि पानी का फ्लो हो सके, क्या ये मुमकिन है कि जिससे हम सैलाबी पानी को यूज़ में ला सकें? क्योंकि डैम तो ज़ाहिर आपने उसके बारे में बता दिया, क्लियरली बता दिया कि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और ख़ासतौर पर पंजाब की हद तक, क्योंकि वो प्लेन फील्ड है। सर, पंजाब के ये जो दरिया हैं, इनके ऊपर जितने बैरेजेस और नहरें पॉसिबल थी, क्योंकि अब ये पूरे दुआ पे इरिगेटेड है। अब आप कोई नई नहर बना के कोई नया इरिगेटेड एरिया नहीं बना सकेंगे, सिवाय एक के जिसका तजवीज किया गया था कि ग्रीन चोलिस्तान एक स्कीम मुतारिफ करवाई गई थी। लेकिन देखिए, वो एक पूरी अलग डिबेट है कि वाटर कितना अवेलेबल है सरप्लस में। आप आज एक कैनाल बना लें बारिश के और सैलाब के बेसिस पे, और अगर अगले 5 साल नहीं आता सैलाब हर साल इस तरह नहीं आते इन दरियाओं में। चनाब में आखिरी सैलाब हमने 2014 में देखा। अच्छा। सतलुज में एक छोटा सैलाब 2 साल पहले आया था, वो भी 35 साल के बाद का बड़ा सैलाब था। तो ये दरिया हमारे चूंकि कंट्रोल में नहीं है, सतलज और रावी, तो हर साल तो सैलाब नहीं आएगा। हाँ, एक चीज हो सकती है और वो कंडीशनल है, वो ये हो सकता है कि फ्लड एस्केप चैनल्स बनाए जाएं, ओनली फॉर फ्लड एस्केप, नो कमांड एरियाज, नो क्रॉपिंग, रेगुलर क्रॉपिंग, नो लैंड राइट्स। आप उसको खुले मैदानों में खोद लें, उसको जाने दें उधर डेजर्ट की तरफ, जहां पे कोई प्री कमिटेड लैंड अलॉटमेंट और वाटर कमिटमेंट्स ना हो, सिर्फ फ्लड एस्केप हो, तो आप ऐसे हालात में कुछ रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा प्लीज कि ये 10-12 लाख क्यूसेक के फ्लोज जो है ना, कैनाल बनेगी 4-5 हजार क्यूसेक की, आप चलें 10,000 की बना लें। लेकिन ये फ्लड उसके बावजूद बहुत बड़ा था, वो कैनाल भी हमें शायद उतना रिलीफ ना दे सके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ज़ैनब साहबा, अभी हाल ही में हम कुछ ऐसे वाक़यात, वैसे तो ये एक पुरानी जो है वो वाक़यात कुछ होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये क्लाउड बर्स्ट जिसे कहा जाता है, लेकिन आजकल ये वाक़यात बहुत तवातुर से हो रहे हैं, और ये टर्म शायद कुछ लोगों के लिए नई भी हो, क्लाउड बर्स्ट की। बहुत से ऐसे हादसात हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट ज़रा नाजरीन के लिए सादा अल्फाज में अगर आप मुख्तसरन समझा सके क्या होता है और वजूहात क्या, और यह बढ़ क्यों रहे हैं? लेकिन क्लाउड बर्स्ट ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं, और क्लाउड बर्स्ट जो है ये प्रोसेस होता है कि जब आपका सरफेस टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है और नमी उसमें जो है, नमी का तनासुब अगर उसमें बढ़ जाता है, जैसे कि हमारे पंजाब में इस दफा हुआ, आपको पता है टेम्परेचर जून में 40 डिग्री था तो फील लाइक 50 डिग्री था, यानी नमी उसमें इतनी ज्यादा होती है। तो जिस गर्म हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होता है और वो तेजी से ऊपर उठती है और अचानक ठंडी हवा का कोई सिस्टम वहां मौजूद होता है, उसमें टकराती है, तो वहां छोटे रेडियस के पे जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, यानी बादल फट सकता है, और 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है 1 से 2 घंटे में हो जाना, इसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं, तो ये इसलिए कॉमन हो गया। बिल्कुल ठीक है। मेमन साहब, सर पानी जी चलें, खैर मैं चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर हम आने वाले प्रोग्राम में मजीद भी बात करें। आप दोनों शख्सियात को हम वक्तन फवक्तन दावा देते रहेंगे, तकलीफ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा और नसीम मेमन, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पर वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। नाज़रीन, प्रोग्राम नसीम ज़हरा @ पाकिस्तान से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।